बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी, क्लास 10 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मसल एंड मूवमेंट पर है। व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट्स दे प्रोड्यूस मूवमेंट। हमने देखा कि जब बोन्स जो हैं जॉइंट से मूव करें तो मूवमेंट पैदा होती है। मूवमेंट इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। सिर्फ जॉइंट्स खुद ब खुद मूव तो नहीं करेंगे, यानी कि जो बोन्स है खुद ब खुद तो मूव नहीं करेंगी। उनको मूव करवाने के लिए हमारी बॉडी के बोन्स के बाहर स्केलेटन मसल्स मौजूद हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं। विच आर अटैच विद देम बाय टेंडन्स, जो कि अटैच होते हैं, यानी कि जो स्केलेटन मसल्स हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं टेंडन के ज़रिए, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। हमने पीछे भी डिस्कस इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इज एज फॉलोज। जो रोल है मुश्तमिल है वो नीचे मैंने लिखे हुए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन। वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन। जो एक एंड है, एक हिस्सा है स्केलेटल मसल का, वो अटैच होता है इमूवेबल बोन के साथ। द एंड ऑफ मसल इज कॉल्ड ओरिजिन। तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये बाइसेप है और ये बाइसेप, ये टेंडन है और ये टेंडन है। ये टेंडन का एक हिस्सा अटैच हुआ है इस इमूवेबल पेक्टोरल जो गटल है उस बोन के साथ। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलेंगे। अब जो दूसरा हिस्सा है, अदर एंड ऑफ मसल इज अटैच विद द मूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड इंसर्शन। अब जो दूसरा हिस्सा है मसल का वो मूवेबल जॉइंट के साथ अटैच हुआ है, मूवेबल बोन के साथ अटैच हुआ उसे हम इंसर्शन बोलेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये मसल मैंने बताया कि टेंडन एक अटैच है इमूवेबल बोन के साथ और एक अटैच है मूवेबल बोन के साथ। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बोन जो है, जो आर्म्स है, एक के साथ जुड़ा हुआ है, एक के साथ इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है, एक मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली इमूवेबल बोन तो बोन मूव नहीं कर सकती, सारी बात है, मूवेबल बोन मूव करेगी और ये बाजू जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा जब मसल्स बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह लिखा हुआ है, व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इंपल्स इट कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। जब मसल यानी कि स्केलेटल मसल बाइसेप है उसको नर्व इंपल्स आएगी, तो ये नर्व इंपल्स यानी कि आप समझ मैसेज आएगा, तो ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाइसेप मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये थिकर एंड शॉर्टर हो जाएगा, मतलब छोटा और मोटा हो जाएगा। और छोटा और मोटा होने की वजह से इसका मतलब ये खिंचाव पैदा करेगा, और क्योंकि एक पॉइंट इसका इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, एक मूवेबल बोन के साथ अटैच है, तो जो मूवेबल बोन है मैंने अभी बताया है कि ये ऊपर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आगे जो टर्म लिखी हुई है वो एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में ही मौजूद होते हैं। इन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल डू ऑपोजिट जॉब, और दोनों ऑपोजिट जॉब के तौर पर काम कर रहे होते हैं। मतलब इसको समझते हैं तो आपको समझ लग जाएगी आगे एग्जांपल के साथ। सबसे पहले है एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक एक्शन। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर रिलैक्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एंटागोनिज्म एंड द एक्शन इज एंटागोनिस्टिक एक्शन। इसमें ये लिखा हुआ है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म बोलते हैं। और एक्शन को क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक एक्शन बोला जाता है। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है, हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की है। फ्लेक्शन क्या होगा? व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड द जॉइंट इज नोन एज फ्लेक्सर मसल। जब ये दोनों बाइसेप और ट्राइसेप है, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और जो जॉइंट है वो बेंड करे, यानी कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और तो जॉइंट बेंड कर जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो मसल्स हैं इसे फ्लेक्सर मसल बोलेंगे, और जो मूवमेंट हुई है ऊपर की तरफ उसे फ्लेक्शन बोलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जॉइंट बेंड करेगा तो इसका मतलब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट किया है उस मसल को हम फ्लेक्सर मसल बोलेंगे, क्योंकि इसने जॉइंट को बेंड किया है। इस बाइसेप को हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर मसल, क्योंकि इसने क्या किया है? जॉइंट को बेंड किया है। तो जो बेंडिंग पोजीशन और जो स्टेट से जॉइंट बेंड हुआ है, इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलेंगे। आगे हमारे पास है एक्सटेंशन। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेटन द जॉइंट्स। पहले ये क्या हो गया था? बेंड हो गया हुआ था जॉइंट,
अब मसल कॉन्ट्रैक्ट किए तो जॉइंट जब स्ट्रेट हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे एक्सटेंसर मसल्स। इन मसल्स को बोलेंगे एक्सटेंसर, मूवमेंट को बोलेंगे एक्सटेंशन। मतलब जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि अब ऊपर वाला मसल बाइसेप मसल रिलैक्स है और नीचे वाला क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो छोटा आपको दिखाई दे रहा है। तो जिसकी वजह से बाजू क्या हो गया है, स्ट्रेट हो गया है, बाजू स्ट्रेट हो गया। पहले बेंड था, अब क्या हो गया है, स्ट्रेट हो गया है। और ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को हम बोलेंगे एक्सटेंसर मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो बाजू स्ट्रेट हुआ है। यानी कि बॉडी में इसी तरह मसल्स ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट। और दोनों हमेशा याद रखिएगा, जॉइंट्स में पेयर की फॉर्म में मसल्स मौजूद होते हैं जो कि एंटागोनिज्म यानी कि एंटागोनिस्टिक एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हमने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मसल्स में एग्जांपल देखी और आपकी बुक में भी यही एग्जांपल दी गई है। जैसे एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्केलेटल मसल क्या है, बाइसेप और ट्राइसेप है। बाइसेप हमने कहा ये फ्लेक्सर मसल्स हैं और ये अपर आर्म बोन यानी कि द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन पे मौजूद होते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, बाइसेप इज़ अ फ्लेक्सर मसल। और जब ये फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो जॉइंट है वो बेंड हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये बाइसेप्स ने ऐसा किया है। और जो एक्शन हुआ है उसे फ्लेक्शन बोलेंगे। जो ट्राइसेप है ये एक्सटेंसर है, मसल है, ऑन द बैक ऑफ आर्म मौजूद होता है। बोथ दीज मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल गर्डल। दोनों मसल्स जो हैं, जो बाइसेप और ट्राइसेप, इनका जो रीजन है हमने पढ़ा था वो पेक्टोरल गर्डल ही है। और इंसर्शन जो है वो एक इस बोन के साथ मौजूद है और एक इस बोन के साथ मौजूद है। यानी कि बाइसेप का भी इस ऊपर वाली बोन के साथ मौजूद है और ट्राइसेप का नीचे वाली बोन, आर्म्स की नीचे वाली बोन के साथ टेंडन जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, जब एक रिलैक्स करेगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहले वाला रिलैक्स हो जाएगा। तो ये हम कहते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंटागोनिज्म के तौर पर काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल थी पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन की। अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट में डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, कि अगर स्केलेटल सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाए तो उससे क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मैंने बताया था, जहाँ पर भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है बोन। पोरोसिस का मतलब तो पोर्स ही होगा, इसका मतलब स्पंजी स्ट्रक्चर हो जाता है बोन्स का। जो बोन है आपको पता है, बोन ये ज़्यादातर इज़ अ बोन डिजीज़ इन एडल्ट। ज़्यादातर ये जो बोन की डिजीज़ है ये एडल्ट्स में देखी गई है, जो जवान लोग होते हैं, और ज़्यादातर स्पेशली इन ओल्ड पीपल और ओल्ड पीपल में भी देखी गई है। इट मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आम है वो बूढ़ी औरतों में है। उसकी वजह क्या है उसको आगे देखते हैं। इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ऑस्टियोपोरोसिस तभी होगी जब आपकी जो बोन की डेंसिटी है, मैस और जो वॉल्यूम है, उसमें से कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाएगा। तो तब जो है हम कहते हैं क्या होगा जी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है कि बोन में से कैल्शियम और फास्फोरस कम हो गया है। इट मे बी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। हो सकता है कि आपको खाने की कमी हो, मतलब जिसमें ऐसा खाना आप खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन विटामिन सी नहीं है, तो उससे भी ऐसा हो सकता है। या कैल्शियम या फास्फोरस नहीं है तो उससे भी मसला हो सकता है। आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई हरकत नहीं करते, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप जो फीमेल हैं ज़्यादातर, उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन मदद करता है ताकि मिनरल ज़्यादा से ज़्यादा बोन के अंदर डिपॉजिट हो सके। मतलब जब फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होगा तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसको जमा करेगा बोन के अंदर, जिसकी वजह से बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और हार्ड हो जाएंगी। इन ओल्ड एज, जब वक्त के साथ जानदार यानी कि फ़ीमेल बूढ़ी होती हैं, इनमें डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन्स की ग्रोथ जो है वो कम डिक्रीज़ होती, मतलब ये सिक्रीशन इसकी कम होगी एस्ट्रोजन हार्मोन की। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब मैंने बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बोन में जमा होगा, लेकिन नहीं रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड में ही रहेगा और आपके इस बोन में जमा नहीं होगा। तो हम कहते हैं जब बोन में जमा नहीं होगा तो बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जैसे फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन है
to deposit mineral in bones when the reproductive cycle stop in female, not enough estrogen is received. जो बोन है, एस्ट्रोजन का काम होता है कि उसने कैल्शियम और जो मिनरल्स हैं उसको डिपॉजिट करना है कैल्शियम बोन में, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव साइकिल रुक जाता है फीमेल में तो इसका मतलब एस्ट्रोजन जो है वो इतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं होता। तो जब एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं होगा तो एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से जो कैल्शियम जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट नहीं होंगे बोन के अंदर। अगला जो हमारा डिसऑर्डर है जी बुक में जो लिखा हुआ है वो है एरिथ्राइटिस। एरिथ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है। ये बड़ी कॉमन बीमारी है ओल्ड एज जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर, जो बूढ़ी वुमेन है उनके अंदर। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स। में होता ये है कि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है और अकड़ापन आ जाता है जॉइंट्स में, पर्टिकुलरली इन द वेट बेरिंग जॉइंट्स। ज़्यादातर जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होते हैं जैसे नी जॉइंट है वेट बेरिंग जॉइंट, हिप जॉइंट है, तो एंकल जॉइंट है, ये वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं। तो इन जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवर वेट, क्योंकि बूढ़ा इंसान हो रहा हो तो उसमें अगर वज़न भी ज़्यादा हो रहा है और वो अपने वज़न का ख्याल नहीं रख रहा तो उसमें जॉइंट्स का मसला हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे ही है कि आप पेन किलर का इस्तेमाल करें और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल करें और वेट को लॉस करें, तब ये आप इस बीमारी से बच सकते हैं जो कि एरिथ्राइटिस है। अब 3 मेन टाइप ऑफ एरिथ्राइटिस हैं। आगे एरिथ्राइटिस की मज़ीद 3 टाइप्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है ऑस्टियोएरिथ्राइटिस। ऑस्टियो का मतलब बोन्स है, एरिथ्राइटिस आपने पढ़ा इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स है। डिजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट्स आर ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोड्यूस एट जॉइंट्स। अब जो डिजनरेशन है कार्टिलेज में, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें आप, ये मैं जॉइंट्स बना रहा हूँ और ये भी बोन है और ये ठीक है, तो ये इसके इधर यहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होता है। वक्त के साथ साथ ये कार्टिलेज कम होना स्टार्ट हो जाता है, या इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है सिनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर दरमियान में फ्लूइड होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड, और इस मेम्ब्रेन को बाहर वाली को सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो सिनोवियल फ्लूइड और सिनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। वक्त के साथ साथ जब कार्टिलेज या जो लुब्रिकेंट है सिनोवियल फ्लूइड है वो कम होगा तो ये आपस में जो आप समझ लें कि जो रगड़ खाना स्टार्ट कर देंगे, फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों जो जॉइंट्स में बोन्स हैं आपस में क्या कर जाएं, आपस में फ्यूज कर जाएं, क्योंकि सिनोवियल फ्लूइड क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ख़त्म हो, और जिसकी वजह से जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है वो स्वेल कर जाती है और ये आपस में जुड़ जाने की वजह से ये जॉइंट मूव नहीं कर सकता। बूढ़े लोगों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट जॉइंट्स और ड्यू टू डिक्रीज लिब्रिकेंट प्रोड्यूस एट जॉइंट्स। लिब्रिकेंट भी डिक्रीज हो जाता है। लिब्रिकेंट क्या था, सिनोवियल फ्लूइड था। इन द एरिथ्राइटिस फ्यूजन ऑफ द बोन एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट में बिकम टोटली मूवेबल। हमने देखा है जो एरिथ्राइटिस है उसमें फ्यूजन हो जाती है। एरिथ्राइटिस में क्या हो रहा है कि फ्यूजन हो जाती है बोन जो हैं जॉइंट्स के बोन्स में, और जो जॉइंट्स हैं टोटली इमूवेबल हो जाता है क्योंकि उसमें फ्लूइड भी कम हो गया है, कार्टिलेज भी कम हो गई है, तो जॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो आप समझ लें कि जॉइंट्स जो बैक और फॉरवर्ड या बैक और फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते, कोई मूवमेंट शो नहीं कर सकते। अगला जो हमारे पास है वो है जी रिमेटॉइड एरिथ्राइटिस। जो रिमेटॉइड एरिथ्राइटिस है इन्वॉल्व है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, रिमेटॉइड एरिथ्राइटिस में जो मेम्ब्रेन है, जो हमने पढ़ा अभी कि इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सिनोवियल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ लुब्रिकेंट, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ कार्टिलेज, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ लुब्रिकेंट और बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ कार्टिलेज। तो इसमें क्या हो जाएगी, सिनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हम कहते हैं जी इसे क्या बोलेंगे, रिमेटॉइड एरिथ्राइटिस बोलेंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब आप थकावट हो जाती है, लो ग्रेड आपको हल्का सा बुखार हो जाता है, पेन होती है, स्टिफनेस इन जॉइंट, जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है। आगे हमारे पास है गाउट। जो गाउट है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन मूवेबल जॉइंट्स।
ये जो है यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो मूवेबल जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं। इट जनरली अटैक द टो जॉइंट, ज़्यादातर ये तो जो टो जॉइंट्स हैं, जो पाँव का अंगूठा है उस जॉइंट्स में जो उस जॉइंट्स में ये ज़्यादातर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, या फिंगर्स के जॉइंट्स में ये जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिज़ीज़ है उसे हम गोट का नाम देते हैं। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, इसलिए यूरिक एसिड का टेस्ट जब इस तरह का कोई मसला आपको इंडिकेट हो तो आप फ़ौरन यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। अब रिपीट कर लेते हैं जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है वो उसमें क्या डिस्कस किया है, थोड़ा सा दोबारा से आइडिया हो जाएगा। वो है मसल एंड मूवमेंट था, जिसमें हमने रोल ऑफ स्केलेटल मसल फॉलो, जिसमें रीजन और इंसर्शन के बारे में डिस्कस किया। एंटागोनिज्म, ये अलग से क्वेश्चन आता है जी, लॉन्ग क्वेश्चन, एंटागोनिस्ट एंटागोनिज्म एक्शन में, इसमें अपने फ्लेक्शन एक्सटेंशन मसल्स में भी बताना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होती है, फ्लेक्सर मसल क्या होते हैं, एक्सटेंसर मसल्स क्या होते हैं। इसके अलावा अपने एंटागोनिस्टिक जो पेयर है जिसमें आप बाइसेप और ट्राइसेप में डिफरेंशिएट आ सकता है, तो किसी तरीके से भी लॉन्ग और शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, जिसमें आप ऑस्टियोपोरोसिस को हमने डिस्कस किया, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है, इसका एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ये लहदा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो अर्थराइटिस था, अर्थराइटिस लहदा से क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी टाइप्स के बारे में बताएं। तो अर्थराइटिस आपको पता होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, इसकी 3 टाइप्स जो हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो कोड है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।